हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें एक मैंने रिएक्शन बताई थी आप लोगों के सामने, एल्कीन की केमिकल रिएक्शन, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। एल्कीन की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैंने आपको बताई थी, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो एडिशन रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक तो मैंने बताई, बट sometime if conditions are changed then maybe reaction proceed through different path। कैसे होता है और प्रोडक्ट भी अलग बन जाता है। ये क्वेश्चंस अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आज उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। ये रिएक्शन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किए हैं। इस पे अगर आप HBr की रिएक्शन करते हैं, देखिए HBr की अगर आप रिएक्शन करें तो दो तरह की कंडीशन है। देखिए, नॉर्मली अगर हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो ये रिएक्शन है, क्योंकि H प्लस और Br माइनस बनता है, H प्लस इसमें पहले ऐड होता है, तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। और फिर Br माइनस भी ऐड हो जाता है दूसरे कार्बन पर, जैसे H प्लस इस पे ऐड होगा, Br माइनस इस पे ऐड होता है। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म मैं बोल रहा हूँ, किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ। यही रूल मार्कोनिकॉफ ने भी दिया था। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था कि अनसैचुरेटेड कोई हाइड्रोकार्बन आपको दिया है, एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन के लिए विशेष रूप से मैं बताऊं तो उसमें अगर वो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन से लगे हुए जो भी ग्रुप्स हैं वो सेम ना होना। जैसे आप डबल बॉन्डेड कार्बन में देख रहे हैं, इसमें H है, CH3 है, इसमें दोनों ही H है, तो इट मींस दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और उसके साथ में जो रिएजेंट होना चाहिए वो भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने Br2 ऐड कर दिया, Cl2 ऐड कर दिया तो वो अनसिमेट्रिकल के अंदर नहीं आएगा। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मींस हुआ कि पॉजिटिव पार्ट कुछ और है, नेगेटिव पार्ट कुछ और है। पहले तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट कौन है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कौन है। अब ये होने के बाद आपने जब मैकेनिज्म इसकी बनाई थी तो H प्लस कहाँ लगा था, यहाँ पे लगा था, क्योंकि CH3 के प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा थी इस कार्बन पर, नंबर 1 कार्बन पर, नंबर 1 2 3। अगर इसको अकॉर्डिंग टू IUPAC अगर आप नंबर देते हैं तो इस तरह से आप लिखते हैं। तो H पॉजिटिव आपने इससे ऐड किया था, ठीक है ना। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो इसी को मार्कोनिकॉफ ने जो है अपना एक रूल बना दिया कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन से लगेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है, और जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है उससे जो है नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। तो आपने इसका जो प्रोडक्ट बनाया था कुछ इस तरह का बनाया था, CH3CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। इट मींस इसका जो नाम है, अगर IUPAC नेम अगर हम उसका बोले तो आप देखते हैं वो इधर साइड कहीं से भी आप नंबरिंग करें 1 2 3 या 1 2 3 इधर साइड कहीं, तो आप इसको लिखते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन इसको लगते हैं, ठीक है ना। और इसी में अगर कॉमन नेम की बात हम करें तो इसको ही हम क्या ही बोलते हैं, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम बोल रहे हैं यहाँ पर, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल। तो कभी कभी ये भी आता है कि जैसे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का IUPAC नेम लिखिए, देखिए बहुत कहीं पर गलत होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। आइसो मीन्स सही नंबर पर जो है, जो भी वहां पे अगर हाइड्रोकार्बन है तो कोई ग्रुप लगा होगा CH3 वगैरह, और यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप Br लगा हुआ है तो आप सेकेंड नंबर पर जो है क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे। ये तो था एक रिएक्शन जो कल हमने दी थी। अब अगर सपोज करें सेम रिएक्शन अगर आप किसी कैटेलिस्ट लाइक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर कर देते हैं तो जस्ट रिवर्स प्रोडक्ट मिलता है। जो 2 ब्रोमो था वो ये ब्रोमो जो है हमने यहां जोड़ा था, H यहां जोड़ा था, उल्टा हो जाता है। Br आपका नंबर 1 पे आ जाता है, H नंबर 2 पे आ जाता है, तो तब प्रोडक्ट ऐसा बनता है। देखिए CH3CH2CH2Br, देखिए जस्ट रिवर्स प्रोडक्ट बना। तो इट मींस ये पेरोक्साइड का कोई रोल रहा होगा। इट मींस कभी कभी आप ध्यान से देखिएगा, केवल जो है ये नहीं होता है कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट देखा, बीच में क्या लिखा हुआ है इसको नहीं देखा और आप सीधे प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो ये हर बार सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें कैसे ऐड होगा, वे ऑफ अटैकिंग, इसका वे ऑफ अटैकिंग ऑन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अगर आपको देखना है तो आपको कैटेलिस्ट का रोल भी समझना होता है। दैट्स व्हाई
द रोल ऑफ द कैटलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात अलग है कि कैटलिस्ट अपना रोल करके बाद में वापस आ जाता है, एज सच वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि देखिए आप दोनों प्रोडक्ट में कितना अंतर है। ये है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन, जिसको कि आप सिंपली आप अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसको प्रोपाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। ओके, अब ऐसा होता क्यों है, कैसे ये सब चीजें हो रही है, उसके आप मैकेनिज्म हम देखेंगे। जो ये वाली मैकेनिज्म है, ये तो विदाउट पेरोक्साइड, नो पेरोक्साइड, ये लिख सकते हैं आप। कोई पेरोक्साइड यहाँ पर नहीं है तो प्रोडक्ट ये बन रहा है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में प्रोडक्ट कुछ अलग हो रहा है। तो इसकी तो मैकेनिज्म मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी आपको। आज हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। जो ये आपने देखा कि जो ये रिएक्शन है जो विदाउट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब जाती हैं तो मार्कोनिकॉफ ने इसको लेकर के रूल दिया, तो इसको तो हम क्या बोल देते हैं, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बोल देते हैं। और क्योंकि ये जो है आप जब HBr की रिएक्शन करते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं, जस्ट रिवर्स है, तो इसको हम क्या भी बोल देते हैं, देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। एक तो ये बोलते हैं, दूसरा क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है दिस इज ओनली द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट। इसको बोलते हैं हम क्या, पेरोक्साइड इफेक्ट, ये वाली रिएक्शन। और दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय खेरास, MS खेरास साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने तो इसको खेरास इफेक्ट भी बोलते हैं, KHARASCH, खेरास इफेक्ट ये भी बोला जाता है। आपको देखिए कभी कंपटीशन में आप लोग बैठते हैं तो आपको हर उसके टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि किसी को क्यों बोला। कभी खेरास इफेक्ट आपको आ जाएगा कि क्या किसकी प्रेजेंस में होता है, तो आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बोल सकते हैं उसको, या पेरोक्साइड इफेक्ट और को दिस इज आल्सो कॉल्ड खेरास इफेक्ट। या कभी आता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ किसकी प्रेजेंस में होता है, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो ये डिफरेंट वे ऑफ क्वेश्चनिंग है। तो अब हम इसमें इसकी मैकेनिज्म को लेके आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म में देखिए नंबर 1 मैकेनिज्म का जो पहला पार्ट है, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इनिशियलाइजेशन अगर रिएक्शन का करना है, रिएक्शन को इनिशिएट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वहीं से शुरू होता है। जो ये पेरोक्साइड है, लेट एक सिंपल पेरोक्साइड हम बना देते हैं, कोई एल्काइल पेरोक्साइड, लेट ROOR। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, आप सबको मालूम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2 होता है ना, H ये इस तरह से हम लिखते हैं, H को रिप्लेस करके आप R लगा दीजिए, दोनों H को रिप्लेस अगर आप करते हैं तो एल्काइल पेरोक्साइड बन जाता है। तो आप इसमें फिनाइल वाला भी ले सकते हैं कोई पेरोक्साइड, अगर C6H5 वगैरह लगा करके उसको भी लिया जा सकता है। तो हमने एक एल्काइल पेरोक्साइड लिया हुआ है। तो पहला स्टेप क्या होता है, जो पेरोक्साइड हम ले रहे हैं ROOR, इसको जो है आपने क्या करना है, किस तरह से ब्रेक होता, देखिए ये O सिंगल बॉन्ड O जो यहाँ पर है, यहां से ये होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है। होमोलिटिक फ्यूजन आप सबको मालूम होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म में। अगर आप लोग पढ़ें तो उसके अंदर आप जो हैं होमोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक फ्यूजन और इसके अलावा जो हैं इंटरमीडिएट्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें पहले ही आपको मालूम होनी चाहिए अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन को आपने समझना है, उसकी मैकेनिज्म को समझना है। तो यहाँ पे O और O के बीच में देखिए जो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कि सिग्मा बॉन्ड के रूप में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये होमोलिटिकली जब ब्रेक होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ ऑक्सीजन इज सेम और उसका इन्वायरमेंट भी सेम है, देखिए इसीलिए ब्रेकिंग हो रही है होमोलिटिकल वे से। अगर इन्वायरमेंट भी अलग होता तो मे बी द ब्रेकिंग विल बी डिफरेंट वे। तो यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिग्मा बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो हमें मिलेंगे 2 RO डॉट मिलेंगे। देखिए 2 मिलेंगे क्योंकि एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप तो ये है ही, उसके साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो दैट्स व्हाई एल्काइल प्लस ऑक्सीजन, दिस इज ऑल कॉल्ड एल्कॉक्सी
एल्कोक्सी बिकॉज ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है, जो चीज वहां पे लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आप उसका नाम बना लीजिए। पहले से प्री डिसाइडेड मत करिए कि इसका नाम ये होगा, आप को रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। नाउ सेकंड स्टेप, ये जो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बना हुआ है, ये सबस्ट्रेट, ये जो रिएजेंट यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि अभी रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं हुई है, ये तो केवल कैटलिस्ट था। ये जो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल है, ये आपका HBr जो रिएजेंट है उसके साथ में रिएक्शन करेगा। देखिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। आप इसको देखेंगे तो आपको केमिस्ट्री भी समझ में आएगी कि इसमें कैसे किसी कंपाउंड को जो है आप ब्रेक करना है, तो किस तरह से आप ब्रेक करेंगे। देखिएगा RO डॉट और HBr है। एमंग दीज टू, अगर इन दोनों की हम बात करें तो RO डॉट ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये इससे कम रिएक्टिव होगा। तो ये मॉलिक्यूल जो HBr का मॉलिक्यूल है वो किस तरह से ब्रेक होगा, ये डिपेंड करेगा RO डॉट पर। कभी भी याद रखना, कोई भी A और B अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो A अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो B A के अकॉर्डिंग टूटेगा, ना कि B के अकॉर्डिंग A टूटेगा, या B के अकॉर्डिंग A में कुछ होगा। यहां पे RO डॉट और HBr में RO डॉट दिस इज मोर रिएक्टिव स्पीसीज, जो कि पहले स्टेप में बना हुआ है, तो दैट्स वाई RO डॉट को जो है इसको कैसे ब्रेक करेगा, जैसी इसकी आवश्यकता है, जैसी इसकी नीड है। देखो इसको क्योंकि एक डॉट की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो इसलिए ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होमोलिटिकली ब्रेक होगा। सॉरी, ये जो बॉन्ड नॉर्मली आप ब्रेक करते थे, ये कैसे ब्रेक करते थे, H प्लस और Br माइनस में, लेकिन अब इसके साथ में RO डॉट की प्रेजेंस होने की वजह से, RO डॉट यानी कि एल्कोक्सी फ्री रेडिकल की प्रेजेंस होने की वजह से HBr अब अपने आप जैसा चाहता वैसे नहीं होगा, वही इसके अकॉर्डिंग टूटेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर है। तो अब बना क्या, देखिए H डॉट बना और Br डॉट बना। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये RO डॉट H डॉट को अपने साथ लेगा या Br डॉट को अपने साथ लेगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए एनर्जी कंसिडरेशन के बेस में, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि RO डॉट को तो एक डॉट की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन उसको यहां से भी मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसको Br से भी मिल जाएगा, H से भी मिल जाएगा, Br यानी कि H डॉट से भी मिल जाएगा उसको एक इलेक्ट्रॉन, Br डॉट से भी मिल जाएगा। अब आप ये देखिए कि RO डॉट को एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से H डॉट को अपनी ओर खींचना आसान होगा या Br डॉट को अपनी ओर खींचना आसान होगा। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को इतना कुछ इसके बारे में जानते हैं, केमिस्ट्री के एलिमेंट्स के बारे में, कि H डॉट और Br डॉट में H डॉट जो है एक स्मॉलर एटम माना जाएगा, Br डॉट जो है बिगर है, तो इसको लेना इसके लिए जो है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होगा। नेचर में भी कोई भी रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन फास्ट होती है जिसमें जो है एनर्जी कम लगती है, और अगर किसी में एनर्जी ज्यादा लग रही है, अगर उसके पास में ऑप्शंस हैं, एक में एनर्जी ज्यादा लग रही है, एक में एनर्जी कम लग रही है, तो एनर्जी कम वाली प्रोसेस फास्ट होती है या पहले वो होती है। तो ये H डॉट ये ले लेगा, ROH बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा आपका Br डॉट। नाउ जो चीज बनी, देखो स्टेप वाइज रिएक्शन होगी। यहां पर ये बना था, ये ज्यादा रिएक्टिव था, दूसरे स्टेप पे गया, उसने रिएजेंट को तोड़ा, अब ROH और Br डॉट बना। अब बताइए ROH और Br डॉट में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, Br डॉट। थर्ड स्टेप में हम Br डॉट को लेके चलेंगे आगे। Br डॉट किससे रिएक्शन करेगा, सबस्टेट CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br डॉट। अब Br डॉट जो रिएक्टिव स्पीसीज है वो इस पूरे जो ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, इसमें ये देखिएगी सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है। सबसे पहले वो इसके पास गए, CHH2 सिग्मा बॉन्ड है। देखिए CHH है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए ये पाई बॉन्ड है, इस पूरे मॉलिक्यूल में यहाँ पर पाई बॉन्ड यही है। तो Br डॉट को एक डॉट यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए उसके लिए सबसे इजी है कि वो पाई बॉन्ड को तोड़े, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। वो पहले दिन भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले लेक्चर में, उसमें हमने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड जो है
वो न्यूक्लियस से काफी दूर बनता है, उससे दो ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है। ओवरलैपिंग कम होने की वजह से वो वीक बॉन्ड होता है और उसकी एनर्जी अपने आप में पहले से ज्यादा होती है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, पहले से एनर्जी ज्यादा है, उसको तोड़ना आसान है, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी, अगर पहले से एनर्जी ज्यादा है तो थोड़ा सा और दोगे एनर्जी तो टूट जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड जो है होमोलिटिकली ब्रेक होगा इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि Br डॉट इस नंबर 1 वाले कार्बन के साथ में जुड़ेगा या नंबर 2 वाले कार्बन के साथ में। ये भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये केमिस्ट्री को समझने के लिए पूरी केमिस्ट्री में इस तरह के कंसेप्ट लगेंगे। तो Br डॉट देखिए, अगर हमें, मैंने जैसा कि पहले भी लेक्चर में बोला है, हमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि वो इससे जुड़ेगा या इससे जुड़ेगा, तो अलग अलग दोनों ही प्रोडक्ट आप बना दीजिए। पहले एक बार इससे जोड़ दीजिएगा, दूसरे में इससे जोड़ दीजिएगा। देखिए बनाते हैं दोनों, फिर पता चल जाएगा हमें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले हम किससे जोड़ते हैं, इससे जोड़ देते हैं। Br डॉट इससे जुड़ेगा तो यहाँ डॉट लगेगा, देखिए CH3CH डॉट, यहाँ आ जाएगा आपका क्या, CH2Br। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां जोड़ देते हैं, देखिएगा दूसरे में CH3CHBr और यहां पर आ गया आपका CH2 डॉट। लेकिन जब आप दोनों से अगर जोड़ते हैं इसको, तो अब आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। देखिए केमिस्ट्री पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जो ये बना हुआ है ये एक फ्री रेडिकल बना हुआ है, ये भी फ्री रेडिकल बना हुआ है। कार्बन फ्री रेडिकल है, देखिए कार्बन के साथ में डॉट है, कार्बन के साथ में डॉट है। दोनों में जो डिफरेंस है देखिए, ये है आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल। देखिए सेकेंडरी कार्बन है, बिकॉज दिस कार्बन अटैच्ड विद 2 more कार्बन एटम, दैट्स व्हाई दिस वन इज सेकेंडरी, एंड द ऑड इलेक्ट्रॉन अटैच्ड विद द सेकेंडरी वन, दैट्स व्हाई दिस इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल। देखो सेकेंडरी फ्री रेडिकल ये है। और अगर आप ये नेक्स्ट वाले को देखें, दिस वन इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है प्राइमरी है, दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो अब आपको, जैसा कि मैंने कहा, केमिस्ट्री ये आनी चाहिए कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो दोनों में देखिए सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी जो है लेस स्टेबल होता है। तो ये वाले रूट को आप क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। अब आप इसी रूट से आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि फोर्थ स्टेप में देखिएगा, जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना हुआ है CH3CH डॉट, सिंगल बॉन्ड CH2Br पर जो रिएक्शन होगी, अब हम यहीं पर देखो रिएक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। बहुत लंबा मैं ये रिएक्शन को नहीं खींच रहा हूं। अब जो सेकेंड स्टेप पे देखिए, क्योंकि होता क्या है कि जो कैटेलिस्ट है उसको एज सच वापस करना होता है हमने। तो सेकेंड स्टेप में जो ROH बना हुआ है ना, ये ROH, हम इस ROH को जो है रिएक्शन कराएंगे इसके साथ में। तो ROH में ये वाला बॉन्ड जो है देखिए, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, क्योंकि अब इन दोनों में ये ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि डॉट यहाँ है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो ये वाला बॉन्ड जो OH बॉन्ड है वो जो है होमोलिटिकली ब्रेक होगा। एक इलेक्ट्रॉन RO डॉट के पास में जाएगा, एक H डॉट के पास। अब बात वही आ गई कि इस सेकेंडरी फ्री रेडिकल को RO डॉट को अपनी ओर खींचना आसान होगा या H डॉट को अपनी ओर खींचना आसान होगा। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको H डॉट को अपनी ओर खींचना आसान होगा। तो आपका बन जाएगा CH3CH2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि H डॉट इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका आ गया नीचे CH2Br आ गया प्लस RO डॉट। लास्ट एंड फाइनल में आप क्या कर सकते हैं, ये RO डॉट और जो दूसरा इसका स्टेप है RO डॉट, वो दोनों मिल करके आपका क्या बना देंगे, जो पेरोक्साइड है वो दोबारा से रिगेन हो जाएगा। तो उस स्टेप को लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। बट मेन प्रोडक्ट जो हम कह रहे थे आपसे कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपका क्या बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहां बन चुका है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखो बच्चों, मैकेनिज्म अगर आपको मालूम है तो कितना आसान है प्रोडक्ट को एनालाइज करना। अब आपको ये एंटी मार्कोनी को आपका क्या हो गया, देखिए इसकी अगर खेरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट की डेफिनेशन या उसको रूल के अकॉर्डिंग बोले तो हम ये कहेंगे कि जो आपका पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का, वो उस कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें क्या है बताइए, हाइड्रोजन की संख्या कम है, और नेगेटिव पार्ट उससे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। वो वही जो चीज मार्कोनी-कॉप में कही गई है। मार्कोनी-कॉप में क्या कही गई है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा उससे जो है पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा, और नेगेटिव पार्ट उससे जुड़ेगा जिससे
हाइड्रोजन की संख्या कम है, जस्ट अपोजिट हो जाता है उसका। तो ये मैकेनिज्म से आता है, रूल को याद मत रखिए इस तरह से। मैकेनिज्म आपको केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।